एंड वेलकम टू मैग्नेटिक स्टडी क्रिएटिंग द वेज ऑफ क्रैकिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8 है। इसमें हमने 35 मोर MCQs लाए हैं और ये बेस्ड हैं जनरली। अगर आप देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली जो हमने रिसेंटली लेक्चर 6 दिए हैं, 6 लेक्चर जो ऑलरेडी हुए हैं उन्हीं में से उठाए गए हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसमें जो है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। तो ध्यान रहे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर है, इसलिए काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसलिए आप क्या करोगे, सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो लेक्चर्स हैं, 1 या 2 लेक्चर्स मैंने दिए हैं, तो वो सब आप इसमें देखोगे। उसके बाद यहाँ पर आओगे और उसके बाद हम क्वेश्चन इसको डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं। हमने अभी तक लेक्चर 7 में मैंने आपको 35 क्वेश्चंस बता दिए थे। अब हम लेक्चर 8 पर आए हैं, तो 35 के बाद आता है 36, यानी कि हमें 36 क्वेश्चन पर जाना पड़ेगा। क्लियर? तो क्या है 36 क्वेश्चन? तो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 में क्या लिखा है, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताता हूं, इसलिए आपको कोई दिक्कत ना हो जाए पढ़ने में। विच ऑफ द 2 एलिमेंट्स बिकम लिक्विड एट टेम्परेचर स्लाइटली अबव द रूम टेम्परेचर। तो ये भी मैंने इससे पहले पढ़ा हुआ है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। तो इनमें से कौन से 2 एलिमेंट्स हैं जो लिक्विड बन जाते हैं? कहाँ पे लिक्विड बन जाते हैं? अबव रूम टेम्परेचर। जब रूम टेम्परेचर से हम टेम्परेचर को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाता है, इनमें ये लिक्विड में चले जाते हैं। पहले ये सॉलिड स्टेट में होते हैं, तो फिर ये लिक्विड में चले जाते हैं। तो ऑप्शन ए है मरकरी और ब्रोमीन, ऑप्शन बी है गैलियम एंड सीजियम, ऑप्शन सी है गैलियम एंड ब्रोमीन, और ऑप्शन डी है मरकरी एंड सीजियम। तो यहाँ पर 4 एलिमेंट्स हैं, एक है मरकरी, दूसरा है ब्रोमीन, तीसरा है गैलियम और चौथा है सीजियम। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है मरकरी एंड ब्रोमीन, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ये लिक्विड ही होते हैं। गैलियम और सीजियम सॉलिड होते हैं, लेकिन अगर आप टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज करोगे तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब है इसमें ऑप्शन बी रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, विच वन इज रॉन्ग अबाउट कंपाउंड। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपाउंड के बारे में क्या गलत लिखा गया है? ऑप्शन ए is formed when elements react, composition is always fixed, has same properties as that of constituent elements, has different properties as that of constituent elements। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो सीधी सी बात है, पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि एलिमेंट्स ही कंपाउंड को बनाते हैं। कंपोजिशन भी फिक्स्ड होता है, ये भी मैंने आपको कहा था। प्रॉपर्टीज सेम नहीं होती है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसका मतलब है ऑप्शन सी जो है वो गलत ऑप्शन है, क्योंकि ऑप्शन डी सही है। जब कंपाउंड बन जाता है तो इसमें अब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी नहीं रहती है, अपनी प्रॉपर्टीज होती है, नई प्रॉपर्टीज होती हैं। क्लियर? इसी तरह क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं। हु प्रपोज्ड द कंसेप्ट ऑफ एटम एज। अब कंसेप्ट ऑफ एटम किसने दिया, लेकिन कौन सा कंसेप्ट जो लिखा है यहां पर, एवरी ऑब्जेक्ट ऑन कंटिन्यूड सब डिविजन अल्टीमेटली यील्ड्स एटम विच वुड नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। तो ये किसने दिया ये स्टेटमेंट? तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जब हमने स्टार्ट किया तो मैंने वहां पर आपको ये बात बताई थी कि एवरी ऑब्जेक्ट ऑन कंटिन्यूड सब डिविजन अल्टीमेटली यील्ड्स एटम। ये दिया था किसने? ऑप्शन ए जो है इसका वो राइट आंसर है, ल्यूकिपस एंड डेमोक्रिटस। क्लियर? इसने, इन दोनों ने इस कंसेप्ट को दिया था एटम के बारे में। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। एटम इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एटोमियो विच मीन्स, इसका क्या मतलब है? कटेबल, अनकटेबल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, नॉट डिराइव्ड फ्रॉम इट। तो सीधी सी बात है, एटोमियो जो है ये कटेबल नहीं है बल्कि अनकटेबल कहलाता है। एटोमियो मीन्स अनकटेबल, जिसको हम कट नहीं कर सकते, जो डिवाइजिबल नहीं हो, फर्दर डिवाइजिबल नहीं हो। तो ये भी ग्रीक वर्ड है जहां से एटम को लिया गया, इसलिए इसका ऑप्शन बी ऑप्शन रहेगा, दैट इज अनकटेबल। क्वेश्चन नंबर 40 है। एन इंडियन फिलोसोफर महर्षि कानंद postulated that on dividing matter we get smaller and smaller particles. At time will come we shall come across the smallest particle beyond which further division is not possible. He named these particles as। अब एक इंडियन फिलोसोफर है महर्षि कानंद, इसने postulate किया था कि जब हम मैटर को डिवाइड करते हैं तो एक वक्त आता है जब उसके बाद हम इसका डिवीजन जो है पॉसिबल नहीं है, और जिसके बाद इसका डिवीजन पॉसिबल नहीं है
तो उस पॉइंट पर उस मैटर को क्या नाम दिया गया था? तो ऑप्शन आपके पास है बसखारा, परमाणु, पदार्थ एंड रोहिणी। तो बसखारा जो है ये सैटेलाइट का नाम है, ये तो आप लोगों को भी पता होगा। परमाणु जो है ये ऑप्शन बी जो है वो इसका ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी जो है पदार्थ याद रखिए ये मैटर कहलाता है। एंड ऑप्शन डी रोहिणी ये भी सैटेलाइट का ही नाम है। तो ये इसमें ऑप्शन बी जो है वो सही है, यानी कि परमाणु। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 41 में? विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉ वायर नॉट सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड बाय डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो इनमें से कौन सा जो है एक्सप्लेन नहीं हुआ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। तो मैंने एटॉमिक थ्योरी आपको पढ़ाई, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई। उसमें मैंने आपको क्या बोला था कि इट सक्सेसफुली एक्सप्लेन्स कंजर्वेशन ऑफ मास, इट सक्सेसफुली एक्सप्लेन्स कंजर्वेशन ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, इट सक्सेसफुली एक्सप्लेन्स लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लेकिन लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन वहां पर नहीं आया, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो यही रहेगा, यानी कि ऑप्शन डी। इसके बाद है हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट है 43 हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ये भी तो आपको पता ही होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 44 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विच आइसोटोप इज यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आप याद रखिए कि इनमें से कौन सा आइसोटोप जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज होता है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो नीचे लिखा है यूरेनियम 235, आयोडीन 131, कोबाल्ट 60, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें आप याद रखिए ये यूरेनियम 235 होता है। क्लियर। यानी कि इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए सही रहेगा। क्लियर। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब इनमें से इन चार में से जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था उसमें जो सोर्स था, यानी कि पार्टिकल जो बम्बार्ड किया गया, वो पार्टिकल कौन था? हाइड्रोजन न्यूक्लियस था, आर्गॉन न्यूक्लियस था, हीलियम न्यूक्लियस या नन ऑफ द अबव। तो ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा या सुना भी होगा दैट इट वाज अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? मैंने आपको कहा था वो हीलियम न्यूक्लियस होता है 4, जिसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर 2 होता है। क्लियर। इसके बाद इन्हें कि इसका सी ऑप्शन सही रहेगा 45 का। क्वेश्चन नंबर 46 है हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन, ये भी आपको पता ही होगा। तो इनके ऑप्शन जो है आप खुद कर सकते हो, अगर नहीं पता है तो बताओगे। विच साइंटिस्ट गेव द कंसेप्ट ऑफ फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स अराउंड द न्यूक्लियस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा साइंटिस्ट है जिसने कहा था कि फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स का कंसेप्ट दिया था अराउंड द न्यूक्लियस। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको पोस्टुलेट्स 2 बताए थे बोहर्स थ्योरी के। तो बोहर्स थ्योरी में जो 2 पोस्टुलेट्स मैंने आपको बता दिए थे, वही 2 पोस्टुलेट्स में एक पोस्टुलेट ऐसा भी है और पोस्टुलेट नंबर 1 जहां पे ये बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस इन फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स। क्लियर। इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स, जहां जिसके पास एनर्जी होगी उसी ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करेगा, जिस इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होगी इसी के मुताबिक वो रिवॉल्व करेगा, यानी फिक्स्ड एनर्जी लेवल। तो ये किसने दिया था एक्चुअल में? नील्स बोहर ने। क्लियर। तो ये आप याद रखोगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। विच रेडियो एक्टिव इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। इनमें से ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज होता है? तो यहां लिखा है आयोडीन 131, यूरेनियम 235, कोबाल्ट 60, यूरेनियम 234। तो इसमें आप याद रखोगे कोबाल्ट 60 जो होता है वो ही होता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए यूज। ये भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये 2 मैंने काफी इंपॉर्टेंट लगे मुझे 2 क्वेश्चंस। एक था वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए और दूसरा था ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए कौन से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज होते हैं। तो याद रखिए ये आइसोटोप्स हैं, इसलिए इन दोनों का नाम, एक का नाम है यूरेनियम 234 और दूसरे का नाम है कोबाल्ट 60। तो कोबाल्ट 60 की प्रॉपर्टी क्या है कि इट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो ये आप याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन्स मास नंबर ऑफ एन एटम। अब इन दोनों में से मास नंबर क्या है? मास नंबर कौन डिफाइन करता है? शायद हमने इससे पहले पढ़ा है मास नंबर। मैंने आपको बताया था मास नंबर इज ए, और ए क्या होता है? ए इज Z प्लस N। अब Z क्या है? Z इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और व्हाट इज N? N इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स।
यानी कि न्यूट्रॉन नंबर मैंने कहा था और Z को प्रोटॉन नंबर कहा था। क्लियर। तो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका ऑप्शन सी रहेगा, क्योंकि Z प्लस N इज A is mass number, Z is proton number, N is neutron number. तो number of protons plus number of neutrons gives us mass number. इसलिए इसका ऑप्शन सी रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं। An atom has a mass number of 37. Add atomic number of 17. How many protons does it have? बहुत इजी क्वेश्चन है। 37 इसका मास नंबर है। अब आपको इसमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि एटॉमिक इसने कहा है हाउ मेनी प्रोटॉन्स डज इट हैव, इसके पास कितने प्रोटॉन्स हैं। तो याद करो कि मैंने आपको प्रोटॉन्स के बारे में कहा था कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन ए न्यूक्लियस। तो इसलिए यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर अगर 17 है तो इसमें प्रोटॉन्स भी 17 ही होंगे। तो इसका मतलब है ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्टली अकाउंट्स फॉर द मास ऑफ एन एटम। तो ये तो आप खुद भी कर सकते हो। तो मास ऑफ द एटम मीन्स क्या होता है? मास ऑफ द एटम मीन्स मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्योंकि वो मास ऑफ न्यूक्लियस होता है। मोस्ट ऑफ द मास इज इनसाइड द न्यूक्लियस। 99.9% मास न्यूक्लियस में होता है। तो न्यूक्लियस में कौन कौन होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो इसका मतलब है ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा, दैट इज न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। क्लियर। Within an atom, the nucleus, when compared to the extranuclear part, is bigger in volume and heavier in mass, smaller in volume but heavier in mass, smaller in volume, lighter in mass, small size. अब मैं इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में जाएंगे वापस। तो मैंने कहा था 99% जो होता है, 99.9%, या मैंने इसमें, ये तो मास की बात है, मैंने कहा था एन एटम, मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी। तो अब चलते हैं कहां पर? न्यूक्लियस पर। मैंने कहा सारा मास जो है वो कंसंट्रेट कहां पे है? न्यूक्लियस पे। अगर सारा मास न्यूक्लियस पे कंसंट्रेट है तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या होता है? फिर उसमें आप ये भी कह सकते हो कि मास जो है वो कहां पे कंसंट्रेटेड है? एक स्मॉलर पोर्शन में, और उस पोर्शन का साइज जो है वो काफी कम है एज कंपेयर टू होल एटम। तो इसका मतलब है विद इन एन एटम द न्यूक्लियस व्हेन कंपेयर टू द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इज, एक तो न्यूक्लियस का स्मॉलर साइज है लेकिन हैवियर है। एक तो स्मॉलर साइज है और दूसरा ये है कि वो हैवियर है। स्मॉलर साइज क्यों है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी। ज्यादा एम्प्टी स्पेस ही है तो छोटा सा स्पेस बच जाता है, स्मॉलर इन वॉल्यूम। लेकिन सारा मास जो है वो न्यूक्लियस में ही है, तो इसका मतलब है हैवियर भी होगा। क्लियर। तो इसका ऑप्शन बी सही रहेगा, स्मॉलर इन वॉल्यूम बट हैवियर इन मास। तो ये आप याद रखोगे। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में लिए हैं। अप्रॉक्सीमेटली 30 क्वेश्चन जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में है। तो 30 के 30 इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे आप। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं। विच मेटल वॉज यूज्ड बाय रदरफोर्ड इन हिज अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इनमें से कौन सा मेटल रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में यूज हुआ है? गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर एंड लेड। तो इसमें मैंने कहा था एक थिन गोल्ड फाइल उसने ली थी, तो इसलिए यहां पर गोल्ड रहेगा इसका ऑप्शन। ऑलमोस्ट एंटायर मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन द, तो ये भी तो आपको पता ही होगा, न्यूक्लियस है इसका आंसर। 55 एन एटम डिफर्स फ्रॉम इट्स आयन इन। अब एटम और आयन में क्या डिफरेंस होती है? तो इस ऑप्शन का आप खुद आंसर दोगे। एटम और आयन में और उसी का आयन दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस चार्ज की है, डिफरेंस मास नंबर की है, डिफरेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की है, या डिफरेंस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की है। क्लियर। तो इसमें आप ये याद रखो, ए, बी और डी जो है वो नहीं है, ऑप्शन इसके नहीं है। अब आपको ए और सी ऑप्शन चूज करना है, इन दोनों में से सही आंसर कौन है। तो याद रखिए, कम से कम अगर आप किसी का आंसर नहीं दोगे, क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर आपको जरूर देना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे ये समझ आए कि आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर कितना पढ़ा है। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 56 पर आते हैं। प्रोटॉन इज हैवियर देन एन इलेक्ट्रॉन बाय। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कितनी डिफरेंस है? किसकी? वेट की। तो ये भी मैंने आपको कहा था 1837 या 1836 टाइम्स प्रोटॉन इज हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। क्लियर। 1837 याद रखिए आप। अगर कभी 2000 भी होगा तो आप याद रखोगे 2000 भी आप ले सकते हो। क्लियर। काफी ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल पार्टिकल। इनमें से ये फंडामेंटल पार्टिकल कौन है? तो फंडामेंटल की पहचान क्या है? कि जो एटम में रहते हैं,
जो एटम में पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उनको फंडामेंटल कहते हैं। क्लियर। एलिमेंट्री मीन्स जो न्यूक्लियस में रहते हैं, यानी कि जिन्होंने प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बना दिया। क्लियर। उनको एलिमेंट्री नहीं, उनको हम क्या कहेंगे, उनको एलिमेंट्री कहते हैं, इनको फंडामेंटल। फंडामेंटल में आपको प्रोटॉन भी है, आपका न्यूट्रॉन भी है, आपका इलेक्ट्रॉन भी है, खाली बचता है अल्फा पार्टिकल। ये आपका फंडामेंटल नहीं कहलाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही है। 58 पर आते हैं। एटम्स विच हैव द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड। अब मास नंबर अगर सेम है तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो उनको क्या कहेंगे हम? आइसोटोप्स कहेंगे, आइसोबार्स कहेंगे, आइसोट्यून्स कहेंगे, आइसोमर्स कहेंगे। ये आप खुद करोगे क्योंकि ये मैंने आपको बता दिया है। एटम्स विच हैव द सेम प्रोटॉन नंबर आर कॉल्ड। प्रोटॉन नंबर अगर सेम है तो उनको क्या कहेंगे? ये भी आप खुद करोगे। एटम्स विच हैव सेम न्यूट्रॉन नंबर, ये भी आप खुद करोगे। ये मैंने इनके लिए मैं आपको ट्रिक भी बता दी थी कि इसको कैसे याद रखा जाए। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द एटॉमिक मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड वाटरमेलन मॉडल। तो ये इनमें से कौन से मॉडल को वाटरमेलन मॉडल से भी जाने, जो वाटरमेलन मॉडल से भी जाना जाता है, या इसका दूसरा नाम अगर आप लोगों ने सुना होगा प्लम पडिंग मॉडल भी उसको कहते हैं। प्लम पडिंग मॉडल वो भी मैंने आपको बता दिया था, या इसको रीजन पडिंग मॉडल भी बोलते हैं, रीजन पडिंग मॉडल। तो ये सभी किसके नाम है? ये नाम है जे थॉमसन मॉडल के। क्लियर। तो इसका ऑप्शन बी सही रहेगा। एज पर बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, ये बोहर मॉडल में से मैंने लिया है, काफी इंपॉर्टेंट है। एज पर बोहर्स मॉडल ऑफ एटम ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिसिबल विच सेटिस्फाई द कंडीशन दैट एंगुलर मोमेंटम L इक्वल्स mvr ऑफ इलेक्ट्रॉन इज होल नंबर मल्टीपल ऑफ। अगर आप लोगों ने दो पॉस्टुलेट्स इसमें याद किए होंगे या उन पर नजर पड़ी होंगी, तो वहां पर ऑप्शन बी जो है वहां पे लिखा है जो वही ऑर्बिट्स परमिसिबल है जिनमें ये कंडीशन सेटिस्फाई है कि उनका जो एंगुलर मोमेंटम होता है दैट इज द होल नंबर मल्टीपल ऑफ h/2π, h/2π। तो इसका ऑप्शन सी रहेगा करेक्ट आंसर। ये पोस्टुलेट सेकंड है बोहर का। क्लियर। इसलिए सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 63 की ओर बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन इज मेड अप ऑफ कॉर्क्स। तो न्यूट्रॉन जो है वो कॉर्क्स का बना हुआ है। विच इज करेक्ट ऑप्शन फॉर कंपोजिशन। अब कंपोजिशन के लिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन सही है? 2 अप एंड 1 डाउन कॉर्क, 2 डाउन एंड 1 अप कॉर्क, 3 अप कॉर्क एंड 0 डाउन कॉर्क, 0 अप एंड 3 डाउन कॉर्क। तो किसका बना हुआ है? कॉम्बिनेशन में क्या है? तो याद रखेंगे न्यूट्रॉन मीनस नेगेटिव, मीनस माइनस, डाउन में ज्यादा, अप में कम। तो इसका मतलब है 2 डाउन एंड 1 अप। क्लियर। तो याद रखोगे आप 2 डाउन एंड 1 अप कॉर्क। इसी तरह 64 है। प्रोटॉन के लिए क्या याद रखोगे आप? P इज पॉजिटिव मीनस ज्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव में कम, तो मीनस 2 अप एंड 1 डाउन। क्लियर। अप मीनस पॉजिटिव, डाउन मीनस नेगेटिव, 2 अप एंड 1 डाउन। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉर्क्स इन ऑल। तो कॉर्क्स का नंबर कितना होता है, यानी कि कितने कॉर्क्स हैं टोटल? 4 हैं, 6, 8 या 10। तो मैंने आपको इन 6 बता दिया था और उनके नाम भी बता दिए थे। एक होता है अप कॉर्क, एक होता है डाउन कॉर्क, एक होता है टॉप कॉर्क, एक होता है बॉटम कॉर्क, एक होता है स्ट्रेंज कॉर्क और एक होता है ब्यूटी कॉर्क। क्लियर। 6 होते हैं ये इनका नंबर, 6 होता है इनका नंबर। तो 6। क्वेश्चन नंबर 66 की ओर बढ़ते हैं। विच कॉम्बिनेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकअप ऑफ ऑल मैटर। अब इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो मैटर बनाता है? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अप कॉर्क, डाउन कॉर्क एंड इलेक्ट्रॉन, टॉप कॉर्क, बॉटम कॉर्क एंड न्यूट्रॉन, अप कॉर्क, डाउन कॉर्क एंड प्रोटॉन, अप कॉर्क, डाउन कॉर्क एंड प्रोटॉन। तो अप कॉर्क, डाउन कॉर्क एंड प्रोटॉन तो मैटर नहीं बनाते। अप कॉर्क ये भी बनाते हैं, अप कॉर्क, डाउन कॉर्क और प्रोटॉन ये भी बनाते हैं, लेकिन प्रोटॉन खुद कॉर्क्स का बना हुआ है, इसलिए वो खुद अप और डाउन कॉर्क्स का बना। ये दोनों ऑप्शन सही नहीं है। सी और डी। बी पर आते हैं तो बी में लिखा है टॉप कॉर्क, बॉटम कॉर्क एंड न्यूट्रॉन। तो टॉप कॉर्क और बॉटम कॉर्क ये मैटर नहीं बनाते हैं। तो ऑप्शन ए जो आंसर है इसका वो सही है, दैट इज अप कॉर्क, डाउन कॉर्क एंड इलेक्ट्रॉन। क्योंकि आप लोगों को मैंने बता दिया था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों जो हैं कॉर्क्स के बने हुए, और उनमें से क्या है अप और डाउन कॉर्क्स, 2 ही कॉर्क्स यूज हुए हैं और ये दोनों बने हुए हैं। उसके बाद एटम में और है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इन दोनों के साथ कंबाइन करके हम कह सकते हैं कि सारा एटम इसी का बना हुआ है। तो इसलिए ये बन जाता है इसका ऑप्शन ए आंसर। तो 67 की ओर बढ़ते हैं। 67 में लिखा है द कॉर्क इन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर हेल्ड टुगेदर बाय। जो कॉर्क्स हैं अप डाउन कॉर्क्स जो बाइंड होते हैं न्यूट्रॉन या प्रोटॉन में, वो किस वजह से होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, गिलवान से, न्यूक्लियर फोर्स से या आयन से।
तो एक्चुअल में कोई फोर्स नहीं होता है। मैंने शायद लास्ट लेक्चर में आपको कहा था कि ये फोर्स होते हैं, लेकिन ग्लूऑन्स जो है एलिमेंट्री, ये भी पार्टिकल्स हैं। शेयरिंग ऑफ ग्लूऑन्स की वजह से आपस में बंद होते हैं। क्लियर? तो याद रखो कि ग्लूऑन्स होता है। अब 68 पर आते हैं। ये ऑलरेडी आया हुआ है क्वेश्चन शायद 2017 और 18 में आया हुआ है +3 लेवल यानी कि ग्रेजुएट लेवल में। ट्राइशियम इज एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, इट स्ट्रक्चर हैज। अब ट्राइशियम जो है ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है, इट इज स्ट्रक्चर है। और उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या है? एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, दो न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन, दो इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन, दो इलेक्ट्रॉन और दो न्यूट्रॉन। अब मैंने आपको कहा था कि पहले आपको ये देखना पड़ेगा आइसोटोप में क्या होते हैं, आइसोटोप में क्या होते हैं। क्लियर? उसके बाद इसका आंसर आप दे सकते हो। क्लियर? इस क्वेश्चन का आंसर भी आप खुद ही दोगे। क्लियर? ताकि आप लोगों को एक क्लियरली कंसेप्ट क्लियर हो कि आइसोटोप किसको कहेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 69 भी है। ड्यूटेरियम इज एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, इट स्ट्रक्चर हैज। इसके स्ट्रक्चर में क्या है? इस क्वेश्चन का भी आंसर आप खुद ही दोगे। क्वेश्चन नंबर 70 है। चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इज। अब दोनों का चार्ज सेम है, बस एक डिफरेंस ये है कि एक का प्लस है दूसरे का माइनस है। तो होता कितना है वो चार्ज? तो आपको ये ऑप्शन ए, बी, सी और डी दिया गया है, लेकिन इसमें यूनिट नहीं दिया गया, तो इसमें यूनिट रखोगे आप कूलम। 1.6 × 10⁻17, 1.6 × 10⁻19, 1.6 × 10⁻27 और 1.6 × 10⁻18। तो सिंपल सी बात है, इसमें ऑप्शन बी सही रहेगा क्योंकि उसका चार्ज जितना होता है। अब इन क्वेश्चंस का जो मैंने आपको कहा है खुद करने के लिए, इन क्वेश्चंस का आंसर जो है वो आप किस तरह दोगे, तो इसके लिए आप याद रखोगे जो लेक्चर्स एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने दिए हैं सारे के सारे लेक्चर्स आप सुनोगे, उसके बाद इस पर आओगे तो आप लोगों को ये ईजी होगा। तो ये जो क्वेश्चंस मैंने 70 क्वेश्चंस बनाए, ये 70 के 70 क्वेश्चंस में अनसॉल्व्ड आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक में आज शाम तक प्रोवाइड करवाऊंगा। खाली 70 क्वेश्चंस होंगे और कुछ नहीं होगा। मटेरियल जो है इसका, फिर से मैं बता रहा हूँ, मटेरियल जो है केमिस्ट्री का या फिजिक्स का या बायो का, ये फिलहाल मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का कम्बिनेशन में दूंगा, एक ही बात दूंगा, एक PDF कॉपी बनाएंगे हम, उसके बाद आपको शेयर करेंगे। लेकिन बायोलॉजी के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि उसका अभी हमने लेक्चर स्टार्ट नहीं किए हैं। एक बार सर हमारे प्रिपेयर हो जाए उसके बाद हम इसको भी प्रोवाइड करवाएंगे। क्लियर? तो हैव अ नाइस डे, सॉल्व कीजिए और धन्यवाद।